नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है गढ़वाल क्लासेज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, आप सभी को तो पता ही होगा, हर एग्ज़ाम से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उसके प्रश्न आपको करवाता रहता हूं, ठीक है ना। तो चलिए आज भी इसी प्रकार रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं बाल विकास के लिए, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले हम गौरव सर की एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करेंगे कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन ऐसा है जो विकास के बारे में सत्य नहीं है, आपसे पूछा है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, विकास अंतःक्रिया का फल है। बिल्कुल है साथियों, विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल ये भी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत आंसर है साथियों, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन होगा। चलिए डिटेल में इसकी बात करते हैं कैसे, कि विकास विशिष्ट से सामान्य की तरफ न होकर सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे बालक बच्चा जब पैदा होता है, जब उसको पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में जो बैठा जाता है, तो सबसे पहले बालक क्या करता है, अनाराम सीखता है, ठीक है ना। उसके बाद में वर्णमाला सीखने के बाद में वो किताब पढ़ना सीखता है, यानी कि सबसे पहले उसने सरल शब्दों को सीखा, फिर विशिष्ट की तरफ गया, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है, ठीक है ना। ये भी अच्छा प्रश्न है, लेवल जो 2 में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सी अवस्था होगी, तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो है अपने सामने रखी वस्तु के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के रेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अच्छा प्रश्न है, रीट 2011 में लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, आपके सिलेबस, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो बाल विकास के जो मानव विकास के महत्वपूर्ण योगदान है उसमें दूसरा ही टॉपिक लिखा होगा, वंश कर्म एवं वातावरण, ठीक है ना। तो इससे यानी कि वंश कर्म वातावरण की सहायता से मानव विकास के महत्वपूर्ण योगदान मिलता है, वंश कर्म और वातावरण से। यानी कि अगर जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा उसी प्रकार से उसका विकास होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, वंश कर्म और वातावरण, ये महत्वपूर्ण 2 योगदान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है, ठीक है ना। क्या सामाजिक संचरण, क्या अनुभव, या संतुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए मैं डिटेल में बात करता हूँ सबसे पहले कि बौद्धिक विकास का निर्धारण के तत्व, तो तत्व कौन कौन से हैं। एक वैज्ञानिक का आपने नाम सुना होगा कभी, जीन पियाजे का, ठीक है ना, जीन पियाजे का। उसके अनुसार कुछ तत्व थे जिनसे जिनसे जो बौद्धिक विकास का निर्धारण होता है, ठीक है ना। सबसे पहला आत्मीकरण, ठीक है ना, सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, आत्मीकरण, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाएगा संतुलीकरण, ठीक है ना, संतुलीकरण। तो आपका इसमें संतुलीकरण है, बिल्कुल है, ठीक है। और इसके साथ साथ में हो जाएगा आपका अनुभव, ठीक है ना, अनुभव, अनुभव के साथ साथ में आपका हो जाएगा समंजन, ठीक है ना। लेकिन आपका सामाजिक जो संचरण है वह नहीं है, ठीक है ना। और हाँ साथियों, इसमें एक बात का आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो जीन पियाजे था, जीन पियाजे, उसने बौद्धिक विकास का जो निर्धारण है वह सबसे महत्वपूर्ण स्कीमा के द्वारा किया, ठीक है ना। स्कीमा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसमें स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या की, ठीक है। तो स्कीमा आपको याद रखना है जीन पियाजे में, ठीक है ना। इसका आंसर आपको बता दिया मैंने, ए ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक प्रयुक्त है, ठीक है ना। तो कौन सी व्यू रचना अधिक प्रयुक्त होगी, क्या अधिगम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ठीक है ना, या फिर विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, ठीक है, या फिर आपसे जो इसमें सी ऑप्शन में सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या फिर डी ऑप्शन
अध्ययन के लिए योग्यता आधारित सामूहिक कारण, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैसे, जस्ट चलिए डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सहपाठियों द्वारा अधिगम क्या होता है, इसमें जो सभी छात्रों को समूह में अधिगम कराया जाता है, ठीक है ना, सभी छात्रों को समूह में अधिगम कराया जाता है और बालक को सीखने के लिए एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है ना। इससे जो विशेष बच्चों हैं उसको पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यू रचना अधिक प्रयुक्त है, ठीक है, ये वाली, यानी कि इसमें सहपाठियों द्वारा शिक्षण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता वातावरण, ठीक है ना, और दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषताएं, ठीक है ना। तो कौन सी होगी, तो इसमें आपका क्या ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी होगा या डी होगा, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल साथियों, इसमें जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सर्जनशील बालकों की, ठीक है ना, सर्जनशील बालकों की। चलिए बात करते हैं सर्जनशील क्या होते हैं कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, जेम्स ड्रेवर, ठीक है ना। जेम्स ड्रेवर नाम तो सुना ही होगा, पुष्पा समझ के फायर समझे क्या, ठीक है ना, फ्लावर समझे क्या। चलिए जेम्स, उसने कहा था कि सृजनात्मक मुख्यतः निम्न रचना या उत्पादन में होती है। इसमें क्या होता है, रोजर व स्टीन के अनुसार सृजनशील उत्पादन रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका, यानी कि सृजनशीलता क्या है, उत्पादन है, ठीक है ना, ये हो जाएगी इसका मुख्य। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि न कि स्वयं के अनुभवों से, को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो क्या कहा जाता है उसको, क्या सामाजिक अधिगम कहा जाता है, या फिर अनुबंधन कहा जाता है, या फिर प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है, या फिर आकस्मिक अधिगम कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना, सामाजिक अधिगम उसे कहा जाता है। बिल्कुल आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक प्रश्न आपको मैं अभी बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण आज की क्लास का यही प्रश्न है, ठीक है ना। कैसे 2011 में पूछ लिया गया, उसके साथ साथ 2018 में पूछ लिया गया, उसके साथ साथ 2021 में पूछ लिया गया, ठीक है ना, उसके साथ साथ अब 2025 में भी पूछने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, ठीक है ना। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अभिप्रेरणा का अभाव, अवधान संबंधित बाधा, ठीक है ना, आशंका या फिर ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ठीक है ना। तो कौन सा लक्षण है, चलिए मैं सभी लक्षणों की आपको बात कर दूं तो अधिगम निर्योग्यता के प्रमुख 3 लक्षण है, ठीक है ना, 3 नहीं 4 लक्षण हैं। सबसे पहले लिखने संबंधी समस्या, ठीक है ना, लिखने संबंधी समस्या होती है, ठीक है ना। और दूसरी में बात करूँ तो पढ़ने संबंधी समस्या होती है, ठीक है ना। और तीसरे में बात करूँ कि गणित जो गणनाओं संबंधी समस्या होती है, ठीक है ना, गणित गणनाओं संबंधी समस्या होती है। चौथे की मैं बात करूँ तो अवदान संबंधित बाधा, ठीक है ना, अवदान संबंधित तो बाधा। तो इसमें कौन सा लक्षण है आपके पास, ना लिखना ना पढ़ना ना गणित, ठीक है ना, अवदान संबंधित बाधा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये थे साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में और शाम को, ठीक है ना, तैयार रहना।